हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित पांडे। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये जो 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया है और चैप्टर नंबर 3 को हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर भी कर लिया था। कुछ चीज़ें थोड़ी छूटी हुई हैं। इसको हम लोगों ने बहुत अधिक लंबी वीडियो हो जाने के कारण हम लोगों ने इसे छोड़ दिया था। तो हम लोग इस जो क्लास चैप्टर 3 है, 8th क्लास की चैप्टर 3 है, इसका हम लोग पार्ट 2 वीडियो आप लोगों के सामने आ गया हूँ। तो मैं आप लोगों का इस चैप्टर में तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसको हम लोग भी कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से हमारी ये जो सीरीज़ है वो चल रही है। तो आप लोगों अगर इस सब चीज़ों को अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी तक क्लास 6 की एनसीईआरटी को, क्लास 7 की एनसीईआरटी को, ज्योग्राफी का मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो इसको अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके इन सब चीज़ों को भी पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आप बनाइए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये प्राकृतिक गैस तक पढ़ लिया था। आज हम लोग प्राकृतिक गैस के आगे जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसको भी कवर कर लेंगे और इस वीडियो को आज ये कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर 2-3 चैप्टर और बचा है इसमें, ये भी हमारी बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। तो प्राकृतिक गैस की बात करें अगर हम, तो अभी हम लोग पेट्रोलियम के बाद में, इसके पहले हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था। तो चलिए प्राकृतिक गैसों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक गैस होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब परिष्कृत जब जब परिष्कृत होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है तो इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। कौन कौन से गैस, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा कि रूस, नॉर्वे और यूके, जिसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का संसाधन है। भारत में अगर बात करें तो भारत में जैसलमेर जो राजस्थान में है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस अपने पर्याप्त भंडार हैं। विश्व के बहुत कम देश हैं जिनके पास प्राकृतिक गैस के अपने भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना, जीवाश्मी ईंधन आप सभी जानते हैं, जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। अंततः क्या होती है? सूख जाती है। वहीं अगर इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, गैर परंपरागत स्रोत जो हैं उनके दोहन की ओर हमारा ध्यान बढ़ाया, जो जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए, हाइड्रोजन गैस के निर्माण के लिए, हाइड्रोजन जानते हैं आप, हाइड्रोजन गैस बहुत ही कम प्रदूषक होती है। इसमें प्रदूषण बहुत कम मात्रा में होता है। आने वाले समय में इसे वैसे भी हम लोग कहते हैं भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो आने वाले समय में हाइड्रोजन का बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाएगा। देखिए, इसके बाद फिर अगर हम लोग जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत की अगर बात करें तो जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड
जल विद्युत बता रहा है कि जल ऊर्जा को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। वही चीज़ें बता रहा है कि बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए क्या करते हैं, घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। 1/4 हिस्सा जल विद्युत से क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगर हम लोग अग्रणी उत्पादक देश की बात करें कि जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो वो है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। ये 4 ऐसे देश हैं जो विश्व के अग्रणी उत्पादक देश हैं। कौन कौन से? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नंगल, गांधी सागर, नागा अर्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये इत्यादि विद्युत परियोजनाएं हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की बात करें, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन था? नॉर्वे। नॉर्वे जानते हैं, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। आप सभी जानते हैं कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो इसकी राजधानी है, जहाँ पे क्या होता है, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो से ही दिया जाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इनके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो नवीकरणीय है, जिसे हम लोग यह कभी समाप्त न होने वाली स्रोत है, तो इसको हम लोग अगर उपयोग करते हैं तो इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और ये समाप्त भी नहीं होगा। सरकार इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रही है और आने वाले समय में इन सारे चीज़ों का उपयोग बहुत अधिक पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा का। वहीं अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा और सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने, यातायात संकेतों में भी उपयोग होता है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे पवन ऊर्जा के लाभ और हानि की बात की गई है। सौर ऊर्जा से क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानि हो सकती है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है। परमाणु ऊर्जा, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। देखिए अगर हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा पहले सबसे बड़ी चीज़ है, प्रदूषण मुक्त है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, एक बार अगर स्थापित कर दिया जाए तो विद्युत उत्पादन की बिल्कुल कम लागत है। सुरक्षित और साफ यह क्या है, ऊर्जा है, सुरक्षित और साफ ऊर्जा है। लेकिन अगर इससे हानि की बात करें, देखिए जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि डेफिनेटली होगा। देखिए ध्वनि ऊर्जा, पहले तो हानि इससे है कि ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगी प्रक्रिया है, लेकिन अगर एक बार स्थापित कर दिया जाए तो इनकी लागत बिल्कुल कम है।
रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान करते हैं। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं। पक्षियों के लिए ये हानिकारक है। पक्षियों के लिए क्या है? हानिकारक है। वहीं अगर हम लोग सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा असमाप्य है, यह कभी समाप्त न होने वाली है। प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। वहीं हानि की बात करें तो खर्चीला है। स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी। वहीं अगर ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो यह भी क्या है? प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है। और ये हानि क्या है? वन्य जीव आवास का नष्ट होना। वन्य जीव आवास का नष्ट होना ये बहुत बड़ी समस्या है। दोहन में कठिनाई होना, दोहन में कठिनाई। वहीं अगर बायोगैस की बात करें तो बायोगैस कम लागत वाला है, उपयोग में आसान है। जैव व्यर्थ का उपयोग और उत्पादन, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन इसके लाभ हैं। वहीं अगर हानि की बात करें तो हरित गृह प्रभाव के लिए यह प्रभाव का कारण है, हरित गृह प्रभाव का कारण है। वहीं परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा से लाभ है कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है परमाणु ऊर्जा से। वहीं अगर हानि की बात करें तो रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है और यह खर्चीला भी है, ये एक महत्वपूर्ण हानि है। वहीं भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध होने वाला यह भूतापीय ऊर्जा है। इससे हानि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन का खर्चीला हो जाना, यह महत्वपूर्ण हानि है। ये देखिए यहाँ पे सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनलों को लगाया गया है। अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर पैनल कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का। वो किया गया है रीवा में, मध्य प्रदेश रीवा में यह स्थापित किया गया है। करंट का क्वेश्चन बता रहा हूँ। कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने का यातायात संकेतों में भी होता है। वहीं अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। चिरकाल से कहने का मतलब बहुत पुराने समय से ये चीज़ें चला आ रहा है। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फॉर्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थिर है। पवन फॉर्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं। देखिए पवन फॉर्म कहाँ है? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। वहीं अगर परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा के प्राप्त होते हैं। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं भारत में, आप समझ सकते हैं।
भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि देखी गई है या होती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा का खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। यूएसए अगर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पूना घाटी में स्थित है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित है। आप देख सकते हैं स्थिति, परमाणु ऊर्जा की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ प्राप्त किया जाता है। वहीं अगर बात करें, देखिए मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। वहीं अगर हम लोग बात करें ज्वारीय ऊर्जा की, तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार आप जानते हैं, ज्वार भाटा का नाम सुना होगा, समुद्रों में ये अक्सर आते हैं। ज्वारीय ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण में किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों को ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन के घुमाने के लिए किया जाता है। इसका उत्पादक देश देखें तो रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल क्षेत्र हैं। भारत के कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी आप सभी जानते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें बायोगैस की, तो जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अवशिष्ट गैसीय ईंधन में लाया जाता है। आप सभी जानते होंगे, गोईठा का नाम सुने होंगे, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया तथा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहा जाता है और CH4 होता है मीथेन का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैविक खाद बनाया जाता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। देखिए, हम लोग आज ईंधन के रूप में और इन सारी चीज़ों का हम लोग देखें, एक बहुत बड़ा हम लोग खनिज के बारे में हम लोग बहुत कुछ आज जाने हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं और आते भी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं कि पूछ दिया, कोई सिचुएशन पूछ देता है, कोई भी स्थान पूछ देता है कि बताइए ये स्थान किस खनिज के लिए मतलब संबंधित है। इन सारे ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो है जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी को भी अभी तक नहीं पढ़ा है, 7th की NCERT ज्योग्राफी को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।